What is an adverb? Adverb can be defined as a word or phrase that modifies the meaning of an adjective, verb, noun, determiner, or other adverb expressing manner, place, time of degree. जैसा हमने पहले उस दिन कई टाइप्स भी बताए थे आपको। क्या क्या बताया था, याद है? कहते हैं कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच वी यूज टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, वर्ब और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. It is one of the parts of speech which tells us how, where, when, in what manner, and to what extent an action is performed in the sentence. Some of the adverbs end with ly. हमने सारे आपको दिखाए भी थे कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करते हैं, जैसे केयरफुली, ग्रेसफुली, चेयरफुली, ये सब कौन से एडवर्ब के एग्जाम्पल्स हैं, याद है? अगर हिंदी में कहें तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्रिया विशेषण। हाँ, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है जो दूसरे वर्ब को और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, उनको उनके अर्थ में अंतर पड़ता है। इनके एडवर्ब आप किस पोजीशन पे कैसे यूज करते हो उससे भी उस सेंटेंस की मीनिंग में अंतर पड़ जाता है। तो हमने कौन कौन से टाइप्स देखे थे पहले? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और भी देखे थे? रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब्स। आई को ड्रॉप करके क्या लगाएंगे? आई, तो उसके बाद एल वाई, तो स्टीडीली, हैप्पीली, इस तरह वाई को ड्रॉप करके आपको या वाई को आपको आई से रिप्लेस करना है। एग्जाम्पल्स आपने देखे थे कि आई प्लेस्ड द फ्लावर पॉट केयरफुली ऑन द टेबल, तो यहाँ केयरफुली क्या शो करता है कि हाउ एक्शन इज परफॉर्म्ड। माई फ्रेंड वॉक्स ग्रेसफुली, यहाँ एडवर्ब शोज हाउ टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है? वॉक। ही रन्स फास्ट, हियर प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब। तो इसके बाद हमने आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब की चर्चा की थी कि देयर आर ए फ्यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। चार जो हैं वो क्या हैं? व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इसे पहचानने के लिए भी हमने कहा था कि जब हम हु और क्या यूज करते हैं, हु और व्हेन, तो अगर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर जब आपको कोई आंसर मिलता है हु और व्हेन का, तो आप ये समझो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन एडवर्ब के लिए हम ये क्या यूज करते हैं? व्हाई, व्हेन, इंट्रोड्यूसिंग ए क्वेश्चन, फंक्शनिंग एज एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसे व्हेन डिड द इवेंट अकर, इसमें व्हाई और व्हेन यूज कर सकते हैं, वो हु नहीं। हाँ, हु तो आप समझ ही रहो कि नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है या फिर कभी रिलेटिव में या यूज हो जाता है। रिलेटिव एडवर्ब्स में आपको कहा था कि रिलेटिव एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल, प्लेसेस और थिंग बिगिन डिस्कस्ड।
रिलेटिव एडवर्ब्स कौन कौन से हैं इसमें? 3 हैं commonly used, 3 relative adverbs: when, where and why. when कब यूज करते हैं? when का मतलब होता है when it really means is, in which आप क्वेश्चन कर सकते हो in which, तो when here, when allow us to understand the time in which an action took place. ये क्या आपको परमिशन देता है किस चीज को समझने की? समय का, कि कब हुआ था, या एक कौन कब, नहीं कब का इंफॉर्मेशन देता है कि इस जिस सेंटेंस में व्हेन है तो एडवर्ब है अगर वह कब की सूचना देता है, कब क्या हो रहा है, कब क्या हुआ था, पास्ट प्रेजेंट जो भी है। इसी तरह आपको वेयर है, वेयर किसका है? इन व्हिच था, वेयर क्या होगा? एट व्हिच, कहाँ, कोई घटना कहाँ हुई, उसके लिए वेयर यूज होता है। हमने आपको ये नहीं दिखा। The relative adverb where is used to communicate in which or at which. Where allows us to understand the location of the subject. वो क्या था? Allows us to understand the time of the, कोई भी अगर घटना घटती है तो टाइम ऑफ इंसिडेंट, तो when वहाँ यूज होता है, लेकिन where कहाँ यूज होता है? allows us to understand the location of the subject of the sentence. प्लेस के लिए, लोकेशन के लिए, कि दिस इज द गार्डन वेयर दे लुक देयर फोटोज, तो ये कौन किस स्थान के लिए यूज हो रहा है? गार्डन के लिए। तो यहाँ वेयर क्या है? एडवर्ब है। रिलेटिव एडवर्ब्स वाई, इसका मतलब होता है मीन्स फॉर व्हिच। मतलब क्या मतलब? कहने का मतलब है कि आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हो फॉर व्हिच, जैसे व्हेन के लिए इन व्हिच, और वेयर के लिए इन व्हिच और एट व्हिच, और वाई के लिए फॉर व्हिच। आई हैव नो आइडिया वाई ही कॉल्ड, तो हियर वाई इज एडवर्ब। अब कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और इसमें डिफरेंस क्या है? तो रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू रिलेट द एंटीसीडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल्स इन द मेन क्लॉज। एंटीसीडेंट्स आप समझ रहे हो, नाउन प्रोनाउन के लिए यूज होता है, whereas relative adverbs are used to relate antecedents in the form of time, place and region. यही अंतर है कि जो प्रोनाउंस है वह पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। सेंटेंस एडवर्ब क्या है? सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज होल सेंटेंस और क्लॉज, इट इज कॉल्ड सेंटेंस एडवर्ब। जैसे आपने देखा कि जब हम किसी के सेंटेंस के आगे कोई सैडली, फॉर्चुनेटली, इस तरह यूज करते हैं कि फॉर्चुनेटली आई वॉज प्रेजेंट देयर, प्रोबेबली ही इज मिस्टेकन, तो इस तरह जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है तो उसको सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके जो हम वर्ब के शुरू में, सेंटेंस के शुरू में यूज करते हैं, लकी जैसे बेसिकली, ब्रीफली, सर्टेनली, ये सब हम यूज करते हैं। अब जो मेन हमने कहा था काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये क्या शो करता है? ये भी व्हेन शो करता है, टाइम शो करता है। द वर्ड विच एक्सप्रेसेस टाइम एंड टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें क्या कहा था कि adverb of time are usually placed at the end of a sentence. We can place it at the start of the sentence to put a different emphasis on the time. Adverb of time placed at the end of a sentence. जनरली क्या होता है कि उसे हम अंत में यूज करते हैं, लेकिन अगर शुरू में यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम कुछ ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं सेंटेंस को। जैसे आई हैव टू गो नाउ, तो नाउ क्या है? यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल सी यू सून, यहाँ सून एडवर्ब है।
फिर कह रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम जब शुरू में यूज करते हैं तो क्या है, लास्ट ईयर आई वाज द फाइनेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, यानी कुछ अलग अर्थ दे रहा है यहाँ पर, कुछ बता रहा है कि हाँ लास्ट ईयर मेरा सबसे अच्छा ईयर था मेरे जीवन का। तो थोड़ा जब मोर इम्फेसिस देने के लिए यानी ज़्यादा इम्फेसाइज करने के लिए सेंटेंस को हम उसे शुरू में भी यूज कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को। दूसरा क्या है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस में भी इस कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो कहा था हमने कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेयर थिंग्स हैपेंड, they change or add meaning to a sentence. They are also sometimes called special adverbs. जैसे adverb of place are like below, here, above, inside, outside, there, over there, under, upstairs. एग्जाम्पल में आप देख लो, he was eating under the table. यहाँ under क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये क्या बता रहा है हमें कि घटना कहाँ हो रही है, वेयर थिंग्स हैपेंड। सम एडवर्ब हेल्प अस शो द डायरेक्शन ऑफ ए मूवमेंट। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कैन बी डायरेक्शनल which means they tell us the direction of something. डायरेक्शन यानी द काइट इज अप देयर, किस डायरेक्शन में है, अप डायरेक्शन में, ऊपर। द शॉप इज डाउन, नीचे। दे लुक्ड अराउंड द पार्क, अराउंड इज एडवर्ब हियर। द हाउस इज नॉर्थ ऑफ हियर, नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन। साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सारे क्या है, सभी डायरेक्शन है, डायरेक्शन शो करते हैं, तो दे आर कॉल्ड डायरेक्शनल एडवर्ब। Adverb also refer to the distance of something, such as how close or how far away something. इसमें क्या है कि कौन सी चीज़ें कितनी दूर है और या कितनी नज़दीक है। द बीच इज नियर बाय, नियर बाय क्या है, एडवर्ब है। सी लिव्स फार अवे, एडवर्ब्स, कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। सभी क्या है, लोकेशन शो कर रहा है, स्थान शो कर रहा है। The two shopping centers are miles apart, मीलों की दूरी है। The new zoo is close by। अब कह रहे हैं जैसे यार ये और भी हैं, जैसे आप beneath है, underneath है, सब क्या है, in front है, on top, behind, below, सभी adverbs of place ही है। और दो जो कॉमन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं वो क्या है, हियर एंड देयर, इसका भी यूज करते हैं हम, अक्सर करते हैं। तो ये दोनों भी एडवर्ब ऑफ प्लेस में ही आता है। कुछ और भी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं जो क्या शो करते हैं, पार्टिकुलर डायरेक्शन। एक तो सिर्फ था कि वो डायरेक्शन शो कर रहा था, ये क्या एक पार्टिकुलर डायरेक्शन शो करता है। अदर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस शो मूवमेंट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। दिस टिपिकली एंड इन द सफिक्स वर्ड्स। अप, जैसे हमने वहाँ सिर्फ अप यूज किया था, यहाँ क्या है, अप के साथ वर्ड्स भी यूज करेंगे, सफिक्स लगाएंगे। अपवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स। शी इज वॉकिंग फॉरवर्ड, द एलिवेटर इज गोइंग डाउनवर्ड्स। सम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस विच एंड इन द सफिक्स वेयर, फेयर उसमें लगाते हैं सफिक्स। दे एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ ए लोकेशन रेदर देन ए स्पेसिफिक वन। इसमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में नहीं कहते हैं, सम कहीं भी हो सकते हैं, आइडिया देते हैं कि कहीं भी हो सकते हैं, वो स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। समवेयर, नाउवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इन द स्प्रिंग देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर, क्या है, हर जगह। तो ये लोकेशन में है, और इसमें ये सारे जो एडवर्ब हैं लोकेशन शो करते हैं, और कौन सा सेंटेंस आपका किस टाइप का है उसके अनुसार आप उसमें एडवर्ब चूज कर सकते हो, कौन सा एडवर्ब यहाँ सूट करेगा, यहाँ फिट हो सकेगा, जिससे सेंटेंस का फ्लो बना रहे। इसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। कहते हैं
which show how or in what manner. An adverb of manner modifies or changes a sentence to tell us how something happens. यानी हाउ समथिंग हैपेंस आप समझ रहे हो कि सच एज वेदर इट वाज क्विकली और स्लोली। मान लो कि कोई काम हो रहा है, क्विकली हो रहा है या फिर स्लोली हो रहा है, वह शो करता है कि कोई काम किस तरह हो रहा है। दे आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। यानी हम ये कहाँ इसे यूज कर सकते हैं, या तो मेन वर्ब के बाद या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। Adverbs of manner cannot be placed between a verb and its direct object. ये इसमें ध्यान रखना है कि adverbs of manner जो है वो कभी भी एक verb और एक direct object के बीच में यूज नहीं होता है। If there is a preposition before the verb's object, we can place the adverb before the preposition or after the object। कहते हैं कि अगर एक प्रीपोजिशन है वहाँ पर वर्ब के पहले या वर्ब के ऑब्जेक्ट के पहले एक प्रीपोजिशन है, तो हम एडवर्ब को कहाँ पे यूज करेंगे? वी कैन प्लेस दिस एडवर्ब बिफोर द प्रीपोजिशन या फिर आफ्टर द ऑब्जेक्ट। यानी अगर वर्ब के ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन है तो हम एडवर्ब को या तो प्रीपोजिशन के पहले यूज करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट के बाद, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं यूज करेंगे। दिस इज आइदर इन द मिडिल और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यानी या तो ये मिडिल में हो सकता है या फिर सेंटेंस के अंत में हो सकता है। जैसे आप एक सेंटेंस देखो कि इट लैंडेड सॉफ्टली ऑन द रग। रग नहीं, जहाँ पे लैंड करता है कोई चीज़। सॉफ्टली क्या है? ऑन। ऑन प्रीपोजिशन है तो ऑन से पहले यूज होता है, ऑन के बाद नहीं। इट लैंडेड सॉफ्टली ऑन द रग, या फिर हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, इसको लास्ट में ले जा सकते हैं। इट लैंडेड ऑन द रग सॉफ्टली, या तो लास्ट में ले जाएं या फिर प्रीपोजिशन के पहले यूज करेंगे। दे शुड कम इमीडिएटली आफ्टर वर्ब्स विच हैव नो ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के तुरंत बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे दे वेटेड पेशेंसली अंटिल 4:30 PM। वेटेड क्या है? यहाँ वेट वर्ब है तो हमने इसके तुरंत बाद यूज कर लिया कि दे वेटेड पेशेंसली, धैर्यपूर्वक उन्होंने इंतजार किया है। क्या है? क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर ये शो करता है कि काम किस तरह हो रहा है, उसमें पेशेंसली है और वर्ब के तुरंत बाद यूज किया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ही वॉकड क्विकली टू गेट देयर इन टाइम। यहाँ भी हमने वॉक के बाद तुरंत यूज कर लिया एडवर्ब। सम एक्सेप्शनल एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं जैसे वेल, बैडली, हार्ड, फास्ट आर ऑलवेज प्लेस्ड डायरेक्टली आफ्टर द वर्ब। ये जो हैं ये हमेशा वर्ब के तुरंत बाद यूज हो जाते हैं। वेल, बैडली, हार्ड एंड फास्ट, ये चार जो एडवर्ब हैं। अब अगर उस दिन कहा था हमने गुड यूज करोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, वेल यूज करोगे तो एडवर्ब होगा। अब जैसे एग्जाम्पल है सी परफॉर्म वेल इन द कंपटीशन। इसमें वेल हमने क्या किया? वर्ब के तुरंत बाद यूज कर लिया है। राम वर्क्स हार्ड, वर्ब के तुरंत बाद। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, यहाँ लास्ट में यूज किया है। To make an adverb of manner, we usually add the suffix ly, ly to an adjective। जो हमने पहले भी पढ़ा था, क्विकली, स्लोली, सैडली, लविंगली, ये सब क्या है? ये शो करता है काम कैसे हो रहा है, धीरे हो रहा है, जल्दी हो रहा है, उदासी से हो रहा है, प्यार से हो रहा है, जोर से हो रहा है, माने लाउडली हो रहा है या सॉफ्टली हो रहा है। However, when an adjective already ends in y, we have to change the y to an I before adding the ly suffix।
हैप्पी से हैप्पीली, एंग्री से एंग्रीली, एंग्रीली में वाई क्या किया, हटा दिया। कॉजी से कॉजिली बनाते हैं, एसटीडी से एसटीडीली, इस तरह। अब फोर्थ क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी तक 3 कौन कौन से पढ़े, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। फोर्थ, एडवर्ब ऑफ frequency, which show how often. Adverbs of frequency tell us how often something takes place or happens. कोई काम, कुछ भी कैसे हो रहा है, इसमें जैसे ऑलवेज या किस प्रकार से हम करते हैं, हाउ ऑफन, उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप किस तरह हमेशा करते हो या कभी कभी करते हो, इस तरह से। फ्रीक्वेंसी, किसी काम की फ्रीक्वेंसी कितनी है, जैसे ऑलवेज है, ऑलवेज इसका एग्जाम्पल है, ही ऑलवेज ट्राई टू डू बेस्ट। यूजुअली है, वी यूजुअली गोज टू रेस्टोरेंट ऑन संडेज। रेगुलरली, कोई काम आप रोज करते हो, कभी कभी करते हो, हमेशा करते हो, ने वो जो आप शो करता है वो किस में आता है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में। जैसे रेगुलरली से आप बना सकते हो, आई कम्युनिकेट विथ हिम रेगुलरली बाय लेटर। सेल्डम, कभी कभी, ही सेल्डम कम्स हियर, वो कभी कभी यहाँ आता है। ऑफन, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, मिस्टेक्स करता है। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, अब ये ट्वाइस थ्राइस ये जो यूज करते हैं ये भी किस में आता है, फ्रीक्वेंसी में, ये कितनी बार। ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, अगेन है दोबारा बुलाया, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फिर कहते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अपीयर बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ए सेंटेंस। इसके भी रूल्स दो चार हैं कि कहाँ कहाँ कैसे उसको हम प्लेस कर सकते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अपीयर बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ए सेंटेंस। जैसे आई ऑलवेज अपडेट, यहाँ हमने बीच में ऑलवेज यूज किया, आई ऑलवेज अपडेट द कैलेंडर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। Adverbs of frequency appear after a form of the to be. To be verbs आप जानते हो, am, are, is, was, ये सब क्या, was, were, ये सब क्या है, सब to be verbs होते हैं। जब अपने auxiliary verbs पढ़ा था उसमें देखा था। तो जैसे मान लें हमने यूज किया आई एम, तो इसमें आप यूज कर सकते हो आई एम नेवर लेट या आई एम ऑलवेज लेट, कुछ भी यूज कर सकते हो। दे वेयर ऑलवेज नॉइजी, तो इसके यानी टू बी वर्ब्स के बाद भी हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। हिज वाइफ नेवर कुक्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एक और एक यानी टू बी वर्ब के बाद यूज किया, ऐसे भी यूज करते हैं जैसे हिज वाइफ नेवर कुक्स, इसमें क्या सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के बीच में यूज कर दिया। Adverb of frequency go between an auxiliary verb and main verb. Auxiliary verb जैसे do not, does not, have not, had not, सब क्या है, सब तो auxiliary verb में आते हैं, आते हैं कि नहीं। बोलो कोई। ऑक्सिलियरी वर्ब में कौन कौन आते हैं, एच एम आर आता है, was were had ऑक्सिलियरी have। वर्ब में हाँ टू बी वर्ब तो आते ही हैं, और कौन आते हैं, ये जो हैव नॉट, हैड नॉट, ये सब क्या है, ये सब भी आते हैं। तो कहते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी
ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में भी आ सकता है। जैसे हमने कहा राम डजंट यूजुअली स्मोक। डज नॉट क्या है, ए ऑक्सिलरी वर्ब है, और स्मोक क्या है, वो मेन वर्ब है, तो उसके बीच में यूजुअली आया, तो ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फिर कहते हैं सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जो सेंटेंस की प्रारंभ में आते हैं, शुरू में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली आई डोंट गिव पर्सनल एडवाइस। यहाँ हम यूजुअली क्या है, सेंटेंस की शुरू में आया, बिगिनिंग में आया है। ओकेजनली वी गो फॉर ए ड्राइव ऑन ए संडे। सारे हम लोग हमेशा बोलते हैं, अक्सर ओकेजनली ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा करता हूँ, लेकिन ये शायद हम उस समय ध्यान नहीं देते कि ये हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है या इसे हम कहाँ यूज कर रहे हैं। तो उसी को आप रूल्स में देख लोगे तो याद आ जाएगा कि सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। इसे हम वैसे भी कर सकते हैं, वी के बाद भी लगा सकते हैं, जैसे ओकेजनली वी गो फॉर ए ड्राइव ऑन ए संडे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी ओकेजनली गो फॉर ए ड्राइव ऑन संडे। तो वी क्या है, यहाँ तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब, मेन वर्ब के बीच में हम ओकेजनली को एडवर्ब को यूज कर सकते हैं। इसको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गो बिफोर द वर्ब्स यूज टू और हैव टू। जैसे यूज टू यूज करते हैं कभी, या हैव टू यूज करते हैं, तो वहाँ भी इसे यूज कर सकते हैं कि आई ऑलवेज यूज्ड टू लगाकर सेंटेंस बनाते हुए आप, तो उसमें भी हम इसे यूज करते हैं कि आई ऑलवेज यूज टू सेलिब्रेट बोनफायर नाइट। आई यूजुअली हैव टू, ई छूट गया इसमें, आई यूजुअली हैव टू गेट अप अर्ली टू वॉक। तो यानी यूज टू और हैव टू के बाद भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी वैसे सेंटेंसेज में भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ एडवर्ब्स और फ्रीक्वेंसी यूज टू और हैव टू के पहले आता है, वो ध्यान रखना है बस, कि जब भी यूज टू और हैव टू में हमें एडवर्ब लगाने हैं तो वह उसके पहले यूज होगा। कहते हैं व्हेन समथिंग हैपेंस रेगुलरली एट ए फिक्स्ड टाइम वी कैन यूज द फॉलोइंग एज एडवर्ब। कोई काम प्रत्येक दिन हो रहा है, एवरी डे, तो हम क्या कह सकते हैं उसके बदले, डेली। एवरी वीक तो क्या कहते हैं, वीकली। एवर फोर्टनाइट तो फोर्टनाइटली। एवरी मंथ तो मंथली। एवरी ईयर ईयरली या एनुअली। जैसे आई गेट ए न्यूज़ पेपर एवरी डे, तो हम इसे ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि आई गेट द न्यूज़ पेपर डेली। हाँ, आई पे माई रेंट मंथली, या फिर आई पे माई रेंट एवरी मंथ, तो उसके लिए क्या आता है, एडवर्ब, मंथली भी लिख सकते हैं। तो ये सब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि कितनी बार, मेन अगर हिंदी में हो तो कि कोई काम कितनी बार करते हैं हम। सो इसमें थोड़े से ज़्यादा रूल्स हैं, आप देख लो कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टिपिकली मॉडिफाई वर्ब्स और एक्शन वर्ड्स एंड शो हाउ ऑफन दे अकर। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। चीज़ें वही हैं, उसको दो में इसे रखा है इन्होंने, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इंडेफिनिट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं डोंट स्पेसिफाई एन अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसे वाले वर्ब जो कि स्पेसिफाई नहीं करते टाइम को, वो इंडेफिनिट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आएंगे। वो आप खुद भी आप सोच सकते हो कि कौन कौन से ऐसे एडवर्ब हैं, जैसे रेयरली है, ऑफन है, ऑलवेज है, नेवर है, समटाइम्स है। ये क्या है, इसमें टाइम का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कितना टाइम है। तो the amount of time described by these words is unclear because it depends on the context they are used in.
कि किस सेंटेंस में और किस जगह यूज हो रहा है, उसके अनुसार उसका अर्थ होता है। वैसे उसका कोई क्लियर नहीं है उसमें। जबकि डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या है, जो हमने कहा आपको, आवरली, डेली, वीकली, ईयरली, ये सब डेफिनेट में आ जाएंगे, क्योंकि डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डू स्पेसिफाई एन अमाउंट ऑफ टाइम, जिसमें टाइम स्पेसिफाई रहता है। दे इंक्लूड वर्ड्स लाइक आवरली, डेली, वीकली एंड ईयरली, ऑल ऑफ विच गिव अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम। ये आपने पढ़ा तो था ही, इसे अब ये जान लो कि किसको इंडेफिनिट में रखेंगे, किसको, वो तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, किसको डेफिनिट में डालेंगे। Adverbs of frequency describe actions that are repeated. They are usually used with verbs in the simple present tense, like walk. अब वैसे एक्शंस भी इसमें आते हैं जो रिपीट किए जाते हैं, और वो यूज किस में होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। Indefinite adverbs of frequency usually come before the verb. अब कहते हैं कौन से एडवर्ब्स कहाँ प्लेस किए करते हैं हम, तो इंडेफिनिट एडवर्ब्स जो हैं और फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब के पहले आते हैं, बिफोर द वर्ब। राम रेयरली वॉक्स। इफ देयर इज ए हेल्पिंग वर्ब लाइक हैव और विल, तब एडवर्ब कहाँ आएगा। हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब को। तो इफ देयर इज ए हेल्पिंग वर्ब लाइक हैव और विल, द एडवर्ब कम्स बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। यहाँ तो सिर्फ राम वॉक्स था, तो रेयरली कहाँ है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, यानी वर्ब के पहले। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब हो, या हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलियरी वर्ब हो, तो हैव और विल हो, कुछ भी हो, तो एडवर्ब कम्स बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है उसके बीच में आएगा। जैसे मोहन विल रेयरली रन, विल के बाद आया, वर्ब के पहले आया, दोनों के बीच में आया। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, रन क्या है, मेन वर्ब। और भी आप एग्जांपल दे सकते हो, दे यूजुअली अराइव लेट, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आया, यूजुअली। ही समटाइम्स वेक्स अप अर्ली, यहाँ भी एडवर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, यानी वर्ब से मेन वर्ब के पहले। आई रेयरली ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, ये सब उसी तरह के हैं। वी आर नेवर अनहैप्पी, तो यहाँ क्या है, और आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, और उसके बाद आया हैप्पी क्या है, भूल गए, चलो नहीं बताओ, आगे बढ़ते हैं। वी आर नेवर हैप्पी, यहाँ मेन वर्ब है या एडजेक्टिव है, क्या है, हैप्पी। माई फादर ऑफन फॉरगेट्स हिज बर्थडे, ऑफन, यहाँ ऑफन लगाया, फॉरगेट्स हिज बर्थडे, हमेशा भूल जाते हैं, अक्सर अक्सर भूल जाते हैं। Any exact number of times that happen in a given time period are adverbs of frequency. As a rule कहते हैं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब आप समझ गए कि जब वो टाइम दिया हुआ है, वो वीकली हो, मंथली हो, जो भी हो। As a rule, adverbs of definite frequency only appear at the end of the sentence. इंडिफिनिट एडवर्ब कहाँ प्लेस होते हैं, वो आपने देख लिया कि मेन वर्ब के पहले, और या फिर जब ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के बीच में। लेकिन डेफिनिट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो कहाँ प्लेस होते हैं, एंड ऑफ द सेंटेंस। दे कैन नॉट बी प्लेस्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट, इसीलिए वो हमेशा लास्ट में ही, अक्सर लास्ट में आता है। जैसे सम पीपल गेट देयर सैलरी
weekly. He buys the newspaper daily. यहाँ वीकली और डेली क्या है, डिफिनिट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है और कभी भी ऑब्जेक्ट के पहले नहीं आ सकता। ने अक्सर नहीं रखते हैं, कोई ऐसा सेंटेंस कभी मिल गया तो अलग बात है, एक्सेप्शनल अलग चीजें होती हैं। अब आपका फिफ्थ टाइप कौन सा है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, which show how much or in what degree or to what extent. An adverb which tells us about the level or extent of something is done or happens in the sentence, or tell us about the degree, intensity, concentration, or even extent and depth of a particular action. ये थोड़ा आपको लंबा चौड़ा लग रहा होगा। यानी मेन क्या है कि यह क्या शो करता है कि कितना और किस डिग्री में और किस मात्रा में मैंने काम, किस इंटेंसिटी, यानी क्या उसकी इंटेंसिटी है। जैसे हम लोग एक्सट्रीमली यूज करते हैं और ऑलमोस्ट यूज करते हैं, यानी ये किसको किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी, वर्ब को भी और एडवर्ब को भी। जैसे द वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, तो यहाँ ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव, तो एक्सट्रीमली क्या है यहाँ, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, तो वह एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। द मूवी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ही वाज जस्ट लिविंग, यहाँ लिव क्या है, वर्ब, तो यह वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये सारे यूज क्यों, एडवर्ब यूज ही इसलिए होते हैं कि उसका अर्थ थोड़ा सेंटेंस के अर्थ में थोड़ा अंतर पड़ता है। ही वाज लिविंग तो सेंटेंस है ही, लेकिन ही वाज जस्ट लिविंग हमने लगाया तो क्या हुआ, उस पर थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है और उसका अर्थ में अंतर आता है थोड़ा सा। सी हैड ऑलमोस्ट फिनिश्ड, यहाँ भी फिनिश्ड को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये और वर्ब को कर रहा है। शी इज रनिंग वेरी फास्ट, यहाँ किसको कर रहा है, एडवर्ब को। यू आर वॉकिंग टू स्लोली, स्लोली को टू लगाया हमने, टू एडवर्ब है यहाँ। यू आर रनिंग फास्ट एनफ, यहाँ भी जो है एनफ क्या है, एडवर्ब ही है। तो कह रहे एनफ के लिए जो है, एनफ कैन बी यूज्ड एज बोथ एन एडवर्ब एंड एज ए डिटरमाइनर। एनफ को आपका मतलब क्या होता है आप जानते हो, एनफ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी तो है ही, इसका अर्थ है पूर्ण या उचित मात्रा में, हिंदी में कहते हैं कि जब यह एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है तो यह जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब का गुण बतलाता है ठीक उसके बाद आता है। यानी एडवर्ब तो है और लेकिन जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में ये बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, ठीक उसके बाद आता है। जैसे कहते हैं, ये दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ही इज गुड एनफ टू डू दिस, गुड को मॉडिफाई कर रहा है, गुड के बारे में बता रहा है, ही इज गुड एनफ टू डू दिस। ही स्पोक लाउड एनफ टू बी हर्ड, यानी स्पोक लाउड, यहाँ इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो एनफ के बारे में बहुत चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या यूज किया है एनफ के लिए भी, कि यू एनफ कैन बी यूज्ड एज बोथ एन एडवर्ब एंड एज ए डिटरमाइनर। अभी डिटरमाइनर आप समझोगे तब। एनफ एज एन एडवर्ब मीनिंग टू द नेसेसरी डिग्री goes after the adjective or adverb that it is modifying. जैसे is your coffee hot enough, ये दोनों सेंस में यूज होता है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी, यानी इट कैन बी यूज्ड बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इज योर कॉफी हॉट एनफ,
दिस बॉक्स इज नॉट बिग इनफ, ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ। यानी पूर्ण या उचित मात्रा में कहा ना, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसका यही अर्थ होता है। आप वैसे भी कहते हो आई हैव इनफ मनी, आई गॉट हियर अर्ली एनफ। इसके बहुत सारे यूजेज हैं एनफ के। डिटरमाइनर में इसके अलग यूज हैं। डिटरमाइनर्स उधर आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स पढ़ोगे, वहाँ इसके आपको अंतर दिखेगा कि डिटरमाइनर क्या होते हैं। वैसे थोड़ा सा हमने समझाने की बाद में कोशिश की है, डिटेल में नहीं गए हैं। लेकिन हम कहते हैं एनफ इज ऑफन फॉलोड बाय टू प्लस द इन्फिनेटिव। क्योंकि इन्फिनेटिव जो है उसके साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं, तो जब हम एनफ के साथ यूज करेंगे तब भी वैसे ही यूज करेंगे, टू और इन्फिनेटिव। यानी ही डिडंट वर्क हार्ड एनफ टू पास द एग्जाम, ऐसे भी यूज करते हैं सेंटेंस में। इज योर कॉफ़ी हॉट एनफ टू ड्रिंक, ने पीने में क्या ज़्यादा गर्म है, ऐसी के लिए तो यूज कर रहे हैं। शी इज नॉट ओल्ड एनफ टू गेट मैरिड, यानी टू गेट मैरिड के लिए हमने ओल्ड एनफ का यूज कर रहे हैं कि वह शादी के लिए इतनी, यहाँ इसका क्या है कि वह इतनी बड़ी नहीं हुई है कि उसकी शादी मैंने नहीं करनी हो, मैंने इस तरह से है। ही डिडंट वर्क हार्ड एनफ, उसने इतनी मेहनत नहीं की कि वह पास हो जाए। इस टाइप के सेंटेंसेज हैं। एनफ कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाई फॉर समवन और फॉर समथिंग, नहीं किसी के लिए या किसी चीज के लिए। जैसे शी इज नॉट एक्सपीरियंस्ड एनफ फॉर दिस जॉब, द ड्रेस वाज बिग एनफ फॉर हिम। तो ड्रेस वाज बिग एनफ फॉर हिम क्या है, फॉर समवन। और शी इज नॉट एक्सपीरियंस्ड एनफ फॉर दिस जॉब क्या है, फॉर समथिंग। इज द मिल्क हॉट एनफ फॉर यू, ये क्या है, फॉर समवन। ही डिडंट वर्क हार्ड एनफ फॉर ए प्रमोशन, ये भी है फॉर समथिंग, यानी उसने उतनी मेहनत नहीं की जितनी जो जिससे प्रमोशन हो उसका। अब कहते हैं एनफ एज ए डिटरमाइनर कैसे यूज होता है। एनफ एज ए डिटरमाइनर मीनिंग एज मच, मेनी, एज नेसेसरी, goes before the noun it modifies. It is used with countable nouns in plural. जैसे हम कहते हैं ना आई हैव एनफ ब्रेड, तो यहाँ वो उसका काम नहीं कर रहा, एडवर्ब का काम नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा, डिटरमाइनर का काम कर रहा, जो हम नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन के लिए। आई हैव एनफ ब्रेड, दे डोंट हैव एनफ फूड, यू हैव एनफ मनी, आई डोंट हैव एनफ एप्पल्स। अब यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए, एडवर्ब है कि डिटरमाइनर है, ऐसे सेंटेंसेज में आपको ध्यान देना पड़ेगा। और डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर इज ए नाउन मॉडिफायर, नाउन को मॉडिफाई करता है। दैट एक्सप्रेसेस द रेफरेंस ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज इन द कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग क्वांटिटी rather than attributes expressed by adjectives। यानी आप ब्रीफ मैंने संक्षेप में समझ लो कि डिटरमाइनर क्या काम करता है, नाउन का मॉडिफायर है। और ब्रॉडली कहते हैं डिटरमाइनर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। एक आर्टिकल्स है जो बोथ डेफिनिट एंड इनडेफिनिट, दोनों आर्टिकल्स जो आप जानते हो, ए, एन और दी, आर्टिकल्स 3 तो होते हैं। उसके लिए में डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो दीज, दोज, दिस एंड दैट जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स है, और क्वांटिफायर्स और न्यूमेरिकल जो आपने एडजेक्टिव में पढ़े थे, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। इसमें एक और है एंड फ्रैक्शन नंबर। अब आपने ऑल, 5, 10th ये सब आपने पढ़ा ही था कार्डिनल्स ऑर्डिनल्स में। और फ्रैक्शन क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द बॉटल, यानी फ्रैक्शन नंबर में। ओवर 100 गेस्ट्स, ये सब क्या इसमें फ्रैक्शन नंबर में आते हैं। तो ये भी क्वांटिफायर्स कहलाते हैं या फिर न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। कह रहे हैं एन आर्टिकल इज ऑलवेज ए डिटरमाइनर,
but it is not always necessary that a determiner is an article. क्या समझ रहे हो कि एक आर्टिकल जो है वो ए एन दी कुछ भी हो, वह एक हमेशा एक डिटरमाइनर होता है, लेकिन डिटरमाइनर आर्टिकल हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, द रेड बॉल इज राम्स। ये लाल बॉल किसकी है, द लगा है यहाँ पे, द रेड बॉल। दी यहाँ पर क्या है, आर्टिकल है, लेकिन हुज पेन इज दिस, यहाँ ये है क्या है, हमने यूज किया डिटरमाइनर दिस, कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव, लेकिन ये आर्टिकल नहीं यूज हो, यहाँ पे आर्टिकल के रूप में यूज नहीं हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि आर्टिकल हमेशा डिटरमाइनर होता है, लेकिन डिटरमाइनर आर्टिकल हमेशा हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ये आप जब एक आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स को अलग से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वांटिफायर्स, मोस्ट ऑफ द क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वांटिफायर्स इंक्लूड द डिफिनिट आर्टिकल द व्हेन इट मॉडिफाइज ए स्पेसिफिक नाउन वेदर इट इज ए काउंटेबल और ए नॉन काउंटेबल नाउन। ये तो आपको पता ही है, माने क्वांटिफायर्स भी डिफिनिट आर्टिकल यानी दी को मॉडिफाई करता है, नाउन को। ये आपको इतना भी हमने डिटेल में समझाया भी नहीं है, हल्का समझाया कि एनफ जो है वो डिटरमाइनर के रूप में भी यूज होता है। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में राइज होगा कि डिटरमाइनर होते क्या हैं जिसके लिए यह यूज होता है। तो आप इसको इतना ही समझो कि यह नाउन को मॉडिफाई करता है, और जब इस तरह के सेंटेंस हैं, आई डोंट हैव एनफ एप्पल्स, आई हैव एनफ फूड, तो ये यहाँ पर डिटरमाइनर के रूप में यूज हो रहा है। और जब हम उसे ऐसे लास्ट में यूज करते हैं, जैसे ही डिडंट वर्क हार्ड एनफ टू पास द एग्जाम, तो वहाँ पर वह एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। टू क्या है, ये भी इसी में आता है। टू के भी अलग अलग यूज हैं। टू एज एन एडवर्ब मीनिंग ऑल्सो goes at the end of the phrase it modifies। छोड़ दूं या पढ़ाऊं, बताओ। हम कल पढ़ लेंगे। कल पढ़ लोगे, क्योंकि ये खत्म नहीं होने वाला आज तक, तो हम चाहता है इसके मैम बाद कॉलेज का हमारा कब खुलने का? भी रुक जाओ, बताते हैं।